बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेस टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज पास्ट यूक्यू ऑफ इम्यूनोलॉजी। तो इम्यूनो के हमने तकरीबन क्वेश्चन नंबर 11 तक डिस्कस कर लिया था प्रीवियस वीडियो में। तो ये पार्ट 3 वीडियो है। इससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड कर चुका हूँ। आप जाके प्लेलिस्ट में चले जाना इम्यूनोलॉजी की, तो वहाँ पे आपको वीडियोस मिल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर बताया हुआ है कि आपने टी लिम्फोसाइट के स्पेसिफिकली हेल्पर टी लिम्फोसाइट के फंक्शन बताने हैं। तो जो हेल्पर टी सेल या हेल्पर टी लिम्फोसाइट, इसके फंक्शन क्या होते हैं। एक इसके फंक्शन की ये वाली डायग्राम है और एक फंक्शन की ये वाली डायग्राम। ये तो साइटोटॉक्सिक की है, ये TH2 सेल की फंक्शन की है, ये TH1 के फंक्शन की है। पहले हम देख लेते हैं कि जो हेल्पर टी सेल होते हैं, हेल्पर टी सेल, ओके, जब ये नेव होते हैं, अभी ये इनएक्टिव होते हैं, तब ये इनएक्टिव से एक्टिव होकर दो टाइप के सेल बना सकते हैं। एक होते हैं इफेक्टर और दूसरे होते हैं फॉलिकुलर। जो इफेक्टर होते हैं ये टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 होते हैं, जबकि फॉलिकुलर के अंदर सिर्फ एक ही एग्जाम्पल है, वो है TFH। ओके, फॉलिकुलर से वर्ड निकला हुआ है, ठीक है। जो टाइप 1 है उसने इंटरफेरॉन गैमा और TNF प्रोड्यूस करना है, जिसने मैक्रोफेजेस पे जाके काम करना होता है, उनकी एक्टिवेशन करवानी होती है। ओके, तो TH2 है, इसने इंटरल्यूकिन 4, 5, 9 और 13 प्रोड्यूस करना है। याद किस तरह से करना है, 4 और 5 को प्लस करो तो 9 आता है, 9 प्लस 4 इज इक्वल टू 13 है। TH17 इंटरल्यूकिन 17 प्रोड्यूस करना होता है, फॉलिकुलर वाले ने 4 और 21। इनको मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ, दोबारा बता देता हूँ। 4 हमने किस जगह पे पढ़ा था, जब हम हाइपर सेंसिटिविटी पढ़ रहे थे। तो हाइपर सेंसिटिविटी के अंदर मैंने ये कहा था कि जो इंटरल्यूकिन 4 होता है ये क्लास स्विचिंग करवाता है। ओके, क्लास स्विचिंग में IgM से IgE प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है। और दूसरा जो था यहाँ पे लिखा हुआ है इंटरल्यूकिन 4 है, जबकि इंटरल्यूकिन 21 है, ये प्लाज्मा सेल की प्रोडक्शन को बढ़ा देता है। ओके, तो अब ये पहले है टी फैक्टर हेल्पर सेल है और फिर ये फॉलिकुलर टी सेल है। आपने इनके फंक्शन को लिखना होता है। तो पहले फॉलिकुलर टी सेल से स्टार्ट करते हैं। तो फॉलिकुलर टी सेल होते हैं, ये नेव CD4 पॉजिटिव टी सेल से डिफ्रेंशिएट करते हैं। नेव का मतलब है कि वो मेच्योर तो हो गया लेकिन अभी फुली एक्टिव या सेंसिटाइज नहीं हुए हुए। ओके, ठीक हो गया। ओके, तो ये जैसे ही डिफरेंशिएट होते हैं फॉलिकुलर, तो ये बी सेल फॉलिकल के अंदर माइग्रेट कर जाते हैं। तो वो कहते हैं कि टेबल 60.2 के अंदर जाके देखो या 60.7। तो ये डायग्राम होती है। इस डायग्राम के अंदर आपको नजर आ रहा होगा TFH सेल। ओके, तो TFH सेल है, वो माइग्रेट कर जाती है किसके पास, बी सेल के फॉलिकल्स के अंदर माइग्रेट कर जाते हैं। ओके, और माइग्रेट करने के बाद फिर ये करते क्या है, माइग्रेट करने के बाद ये फिर अपना फंक्शन करते हैं। तो पहले डिफरेंशिएट हुए CD4 पॉजिटिव टी सेल से, फिर ये बी फॉलिकल के अंदर चले गया। अब ये बी फॉलिकल में क्यों जाते हैं, क्योंकि ये डाउन रेगुलेशन मूवमेंट के लिए जाते हैं। कीमोटैक्सिस के जरिए ये बी फॉलिकल्स की तरफ जाते हैं। स्पेसिफिकली जो कीमोकाइन का रिसेप्टर होता है CCR, तो CCR की डाउन रेगुलेशन और कीमोकाइन के रिसेप्टर CXCR, इसकी अप रेगुलेशन, ये इनको बताती है फॉलिकल की तरफ रास्ता प्रोवाइड करती है। ठीक हो गया, तो ये फॉलिकल की तरफ इनको गाइड करती होती है। ओके, तो एक मरतबा पहुंच गए तो इनके फंक्शंस क्या होते हैं। जो TFH होते हैं ये इंटरल्यूकिन 4 और इंटरल्यूकिन 21 प्रोड्यूस करते हैं। इसके अलावा CD40 लाइगेंड की एक्सप्रेशन को भी बढ़ा देते हैं, जो कि TFH सेल की सरफेस के ऊपर पड़ा होता है। अभी जो लाइगेंड होता है ये रिसेप्टर के साथ इंटरेक्ट करता है। उनके जो रिसेप्टर होते हैं वो CD40 होते हैं, जो बी सेल के सरफेस के ऊपर पड़े हुए होते हैं। और जो TFH सेल है ये बी सेल की एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं, इनके मैच्योरेशन को, एंटीबॉडी के प्रोडक्शन को बढ़ा देते हैं। ये सेल एंटीबॉडी रिस्पॉन्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, स्पेसिफिकली इंक्लूडिंग द रिस्पॉन्स टू द वैक्सीन। अगर CD40 के लाइगेंड के अंदर म्यूटेशन आ जाती है तो हाइपर IgM सिंड्रोम हो जाएगा। हाइपर IgM सिंड्रोम की वजह से जो बी सेल होते हैं उनकी क्लास स्विचिंग नहीं हो पाती। क्लास स्विचिंग के अंदर वो सिर्फ IgM प्रोड्यूस करेंगे, IgG, IgE ये सब चीजें प्रोड्यूस नहीं करते होते। ओके, तो जो बी सेल होते हैं उनकी क्लास स्विचिंग नहीं हो पाएगी, दूसरी चीजें प्रोड्यूस नहीं करेंगे। ओके, तो TFH के फंक्शन आपको मैंने बता दिया। इंटरल्यूकिन 4 है, इंटरल्यूकिन 21 और CD40 लाइगेंड के जरिए बी सेल की एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं। अब आ रही है TH1 सेल की। अच्छा, यहाँ पर जो वो कौन से इंटरल्यूकिन या साइटोकाइन होते हैं जो इनकी डिफरेंशिएशन करवाते हैं। लाइक अगर TH1 की डिफरेंशिएशन है तो इसके लिए कौन सा चाहिए, तो वो होता है इंटरल्यूकिन 12 होता है। ठीक है, TH2 के लिए जो हमें चाहिए तो वो होते हैं इंटरल्यूकिन 4, जबकि इंटरल्यूकिन इंटरल्यूकिन 23 है। ओके, इंटरल्यूकिन 1 है और इंटरल्यूकिन 6 होता है। 1 है, 6 है और इसके अलावा 23 होती है। ये TH17 की डिफरेंशिएशन करवाती है। फिर डिफरेंशिएशन के बाद ये क्या क्या प्रोड्यूस करते हैं आप इसको एक मरतबा देख लेना। अब हम स्टार्ट करते हैं TH1 के फंक्शन को। जो TH1 सेल होते हैं ये क्लासिकल एक्टिवेशन वाले, यानी जो ऐसे मैक्रोफेजेस होते हैं जो क्लासिकल पाथवे से एक्टिवेट होते हैं, ये इनको करवाते हैं। यानी जो TH1 सेल है ये मैक्रोफेजेस की क्लासिकल एक्टिवेशन करवाएगी, जिसकी वजह से फेगोसाइटोसिस बढ़ जाती है, फेगोसोम की फॉर्मेशन बढ़ जाती है, ग्रेनुलोमा की फॉर्मेशन होती है। अब जो TH1 है सेल है ये कब राइज करते हैं, जब एंटीजन T सेल जोन के अंदर आ जाएगा, सेकेंडरी लिम्फोसाइट टिश्यू के अंदर।
जो डेंड्रिटिक सेल होती है वो पेप्टाइड फ्रेगमेंट को एक्सप्रेस करती है इन रिलेशन टू द MHC टाइप 2, और ये पहले देती है नेव CD4 पॉजिटिव टी सेल को। नेव का मतलब है इनएक्टिव। जब ये उसको प्रेजेंट करते हैं CD4 को, तब एक्टिवेशन होती है किसकी, एंटीजन स्पेसिफिक TH सेल की। ओके, TCR की स्टिमुलेशन होती है, को स्टिमुलेटर सिग्नल होते हैं, और इंटरल्यूकिन 2 की प्रोडक्शन होती है T सेल से। तो ये इस तरह से काम करते हैं। ओके, अब हम इनका आंसर अगर यहाँ से देखते हैं तो यहाँ पे लिखा है कि एंटीजन प्रेजेंटेशन होती है, तो फिर जो CD4 मॉलिक्यूल्स होते हैं ये MHC टाइप 2 के साथ बाइंड करेंगे, जो कि एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के ऊपर एक्सप्रेस होती है। ओके, जो TH1 होती है ये डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी करवाती है, मैक्रोफेज की एक्टिवेशन कराती है, ऑप्सोनाइजेशन और कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन प्रोटीन के सिंथेसिस को बढ़ा देती है। जो TH1 सेल है इंटरल्यूकिन 2 और इंटरफ्रॉन गामा इसके सिंथेसिस को बढ़ा देते हैं। जो TH2 होते हैं ये दूसरी एंटीबॉडी की सिंथेसिस को बढ़ा देते हैं, लाइक IgE है। ओके, ठीक है। IgE के लिए इंटरल्यूकिन 4 और इंटरल्यूकिन 3 चाहिए होता है। इओसिनोफिल की एक्टिवेशन करते हैं जो इंटरल्यूकिन 5 से होती है। इसके अलावा ये 4, 5, 13 भी प्रोड्यूस करते हैं। ओके, तो ये इनके फंक्शन हो जाते हैं हेल्पर टी सेल के। नेक्स्ट है व्हाट आर द मीडिएटर्स ऑफ टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी। तो टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी के मीडिएटर्स क्या होते हैं, तो ये हाइपर सेंसिटिविटी वाले चैप्टर से क्वेश्चन लिया गया है। ओके, मीडिएटर्स और इनके फंक्शंस वगैरह लिखे हुए हैं। तो जो इमीडिएट या टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी है, पहले आपको थोड़ी सी क्लिनिकल एग्जांपल बता देता हूँ। लंग्स के अंदर एस्थमा होती है, नोज के ऊपर रिनाइटिस, आइज के ऊपर कंजक्टिवाइटिस है, इन दोनों को मिला दो तो हे फीवर बन जाएगा। स्किन के ऊपर एटॉपिक डर्मेटाइटिस, उर्टिकेरिया, हाइव्स होता है। इंटेस्टिनल ट्रैक के अंदर यूजिनोफिलिक एसोफेजाइटिस करवाता है। सिस्टेमिक लेवल के ऊपर एनाफिलैक्सिस करवाता है। इनके मीडिएटर में हिस्टामीन है। जो हिस्टामीन होती है ये प्री फॉर्म्ड होती है, जबकि स्लो रिएक्टिव सब्सटेंस ऑफ एनाफिलैक्सिस ये थोड़े से क्या होते हैं, प्री फॉर्म्ड नहीं होते, बल्कि ये सिंथेसाइज्ड होती है ऑन डिमांड। ये वेजोडाइलेशन करवाती है, कैपिलरी परमिएबिलिटी को बढ़ा देती है, स्मूथ मसल की कॉन्ट्रैक्शन कराती है। सेम काम सेरोटोनिन के होते हैं, बस सेरोटोनिन वेजोडाइलेशन नहीं करवाती। तो स्लो रिएक्टिव सब्सटेंस ऑफ एनाफिलैक्सिस होती है, ये एस्थमा के जो पैथोजेनेसिस है उसके अंदर आ जाते हैं। ये वेस्कुलर परमिएबिलिटी को बढ़ाते हैं, स्मूथ मसल की कॉन्ट्रैक्शन करवाते हैं। तो ये प्रिंसिपल मीडिएटर होते हैं जो एस्थमा में ब्रोंको कंस्ट्रक्शन करवाते हैं। इओसिनोफिल कीमोटैक्टिक फैक्टर ऑफ एनाफिलैक्सिस ECFA ये टेट्रापेप्टाइड है जो प्री फॉर्म्ड के अंदर एग्जिस्ट करता है। ओके, तो ये करता क्या है, ये हिस्टामिन और हिस्टामिनेस और एराइल सल्फेटेस इसकी रिलीज को बढ़ा देता है। हिस्टामिनेस हिस्टामिन को डिस्ट्रॉय करेगा, एराइल सल्फेटेस ये स्लो रिएक्टिंग सब्सटेंस ऑफ एनाफिलैक्सिस उनको डिस्ट्रॉय कर देगा। इन शॉर्ट जो ये प्रोड्यूस होता है इओसिनोफिल से, और ये जो इओसिनोफिल होते हैं वो आगे क्या करते हैं, टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी की सीवियरिटी को कम कर देते हैं। इओसिनोफिल को साइटोटॉक्सिक प्रोटीन भी प्रोड्यूस करती है। ओके, सेरोटोनिन का बता चुका, प्रोस्टाग्लैंडिन डायलेशन करवाती है, वेस्कुलर परमिएबिलिटी को बढ़ाती है, ब्रोंको कंस्ट्रक्शन कराती है, थ्रोम्बोक्सिन प्लेटलेट की एग्रीगेशन करवाता होता है। ओके, साइटोकाइन्स की तरफ आ जाते हैं तो फिर साइटोकाइन होती है स्पेसिफिकली जो TFH से जो डिराइव्ड होता है, इंटरल्यूकिन 4 होता है, तो वो B सेल की स्विचिंग करवाता है जिससे वो IgE प्रोड्यूस करता है। TH2, 4 और 13 प्रोड्यूस करते हैं। सॉरी फॉर इंटरप्शन। अच्छा, हम यहाँ पे थे कि जो TH2 है इंटरल्यूकिन 4 इंटरल्यूकिन 13 प्रोड्यूस करता है। ओके, इंटरल्यूकिन 5 और इंटरल्यूकिन 9 भी प्रोड्यूस करता है। तो इनके फंक्शंस वगैरह लिखे हुए हैं। ओके, तो ये मीडिएटर्स होते हैं। तो मीडिएटर्स के एटलीस्ट नाम और इनके थोड़े बहुत फंक्शन आने चाहिए, लाइक हिस्टामिन है, स्लो रिएक्टिंग सब्सटेंस ऑफ एनाफिलैक्सिस है, इओसिनोफिल कीमोटैक्टिक फैक्टर है, सेरोटोनिन है, प्रोस्टाग्लैंडिन है, प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर है, साइटोकाइन्स होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। तो एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी का अगर क्वेश्चन है, इम्यूनिटी के सबसे पहले चैप्टर के अंदर है एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी है। ओके, जो एक्टिव इम्यूनिटी होती है, ठीक है, इसके अंदर एंटीजन इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, लेकिन पैसिव के अंदर एंटीबॉडीज बनी बनाई हम वो यूज़ करते हैं। तो पहले एक्टिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी होस्ट का इम्यून रिस्पॉन्स होता है, और ये जब इंड्यूस होता है जब किसी फॉरेन एंटीजन का एक्सपोजर होगा, लाइक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। अभी जो कॉन्टैक्ट होता है क्लिनिकल या सब क्लिनिकल इन्फेक्शन भी करवा सकता है, यानी किसी को अगर इन्फेक्शन होता है तो वो भी एंटीजन है, उसके खिलाफ जो हमारा होस्ट रिस्पॉन्स होगा उसको भी एक्टिव इम्यूनिटी बोलते हैं। या फिर अगर हम लाइव या किल्ड इन्फेक्शियस एजेंट लेते हैं या फिर इनके एंटीजन लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ वैक्सीन्स, ठीक है, या फिर टॉक्सिन्स या टॉक्सॉइड यूज़ करते हैं, तो ये भी एक्टिव इम्यूनिटी में होता है। इन सब केस में जो होस्ट होता है वो एक्टिवली प्रोड्यूस करता है होस्ट इम्यून रिस्पॉन्स, जिसमें एंटीबॉडी और एक्टिवेटेड टी लिम्फोसाइट होते हैं, जिन दोनों को मिलाकर हम अडैप्टिव इम्यूनिटी बोलते हैं। एक्टिव इम्यूनिटी का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि इसका ड्यूरेशन काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग होता है, और हम इसको यानी कहने का मतलब कि जो सब्सिक्वेंट एक्सपोजर अगर हो जाए तो फिर वो
एलिमिनेशन बहुत ज़्यादा रैपिड होती है। यानी इसमें क्या होता है, इसका एडवांटेज है लॉन्ग टर्म होता है, जबकि डिसएडवांटेजेस के अंदर इसका काफ़ी ज़्यादा ऑनसेट स्लो है, यानी स्लो ऑनसेट की वजह से इसके डिसएडवांटेजेस ज़्यादा है, लेकिन एडवांटेज है इसका लॉन्ग टर्म। इसकी बात है पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी के अंदर होस्ट किसी चीज़ को पैसिवली एक्सेप्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ इम्यून कंपोनेंट। या तो वो बनी बनाई एंटीबॉडीज़ भी हो सकती है कि जो हॉस्पिटल के इमरजेंसी डिपार्टमेंट में पहले से बनी बनाई एंटीबॉडीज़ होती है, लाइक टेटनस का एंटीटॉक्सिन्स होता है, बोचुलिज्म के अगेंस्ट होती है, ओके, तो एंटीटॉक्सिन की एडमिनिस्ट्रेशन होती है। इसके एडवांटेज ये है कि ये इमीडिएट एक्शन प्रोवाइड करती है, लेकिन डिसएडवांटेज ये है कि सिर्फ शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होती है, ज़्यादा अर्से तक काम नहीं कर सकती। ओके, तो ये एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस है। एक होती है पैसिव एक्टिव इम्यूनिटी, जिसके अंदर बनी बनाई एंटीबॉडी और वैक्सीन दोनों दी जाती है। जो बनी बनाई एंटीबॉडीज होती है ये इमीडिएट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, और जो वैक्सीन होती है लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। अब ये प्रिपरेशन डिफरेंट साइट पे दी जाती है, क्योंकि अगर एक ही साइट पे दे दी जाए तो एंटीजन एंटीबॉडी एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे। ओके, तो ये एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी आप कर लेना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप पेशेंट सफरिंग फ्रॉम पल्मोनरी टीबी है, हिस्टोपैथोलॉजिकल है, तो टीबी के केस में क्या होती है, टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी होती है, जिसको टी सेल मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी भी कहते हैं। और इसका मैकेनिज्म मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ, दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ, प्रीवियस वीडियो में भी कर चुका था। तो जो होती है हाइपर सेंसिटिविटी होती है, डिलेड टाइप हाइपर सेंसिटिविटी, इसका ऑनसेट काफ़ी ज़्यादा स्लो होता है और ये सेंसिटाइज टी सेल की वजह से होती है। जो CD4 पॉजिटिव होते हैं ट्यूबरक्लोसिस में और ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट में आते हैं, जबकि CD8 कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस एरिथेमा मल्टीफॉर्मी टॉक्सिक एपिडर्मल नेक्रोलाइसिस और स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम में आ जाते हैं। इस केस में क्या होता है कि जो मैक्रोफेज होते हैं किसी एंटीजन को इंजेस्ट करते हैं, प्रोसेसिंग करते हैं, किसी एपिटोप को एक्सप्रेस करते हैं इन रिलेशन टू द MSC टाइप 2। जो MSC टाइप 2 है उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए हेल्पर टी सेल आएंगे, और जो हेल्पर टी सेल है गैमा इंटरफेरोन प्रोड्यूस करते हैं और TNF प्रोड्यूस करते हैं, जो TH1 होते हैं। फिर ये क्लासिकल पाथवे से मैक्रोफेज को एक्टिवेट करेगा, वो आगे इसकी फेगोसाइटोसिस करवा देगा। इसके अंदर कॉन्टैक्ट हाइपर सेंसिटिविटी या ट्यूबरकुलिन टाइप हाइपर सेंसिटिविटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन 18 मंथ ओल्ड मेल चिल्ड्रन रिमेन आर राइट फॉर द फर्स्ट 8 मंथ। इसके बाद रिकरेंट बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते रहे, जिसको में ओटाइटिस मीडिया नमूनिया वगैरह है। तो ये क्वेश्चन इम्यूनो डेफिशिएंसी वाले टॉपिक से लिया गया है। ओके, तो वो पूछ रही है कि डायग्नोसिस पूछ रही है, और ये पूछ रही है कि शुरू के 8 महीने के अंदर 8 मंथ्स के अंदर कोई ऐसा इन्फेक्शन क्यों नहीं आया, क्योंकि IgG होती है, ठीक है। और इसका कुछ डायग्नोसिस भी पूछ रही है, तो इम्यूनो डेफिशिएंसी वाले चैप्टर में चलते हैं। ओके, तो एक्स्ट्रा सेलुलर बैक्टीरिया का इन्फेक्शन ज़्यादा था, IgG का लेवल काफ़ी ज़्यादा कम था। जो IgG का लेवल काफ़ी ज़्यादा कम होता है तो B सेल की डेफिशिएंसी में आ जाते हैं, स्पेसिफिकली एक्स लिंक्ड हाइपोगैमा ग्लोबिनिमिया। इस डिजीज़ के अंदर सारी की सारी एंटीबॉडीज़ का लेवल कम हो जाएगा, और जो B सेल्स होते हैं ऑलमोस्ट एब्सेंट होते हैं, ठीक है। तो फीमेल होती है कैरियर्स होती है, लेकिन मेल अफेक्टेड होते हैं, एक्स लिंक्ड होता है, इसको ब्रूटोन ए गैमा ग्लोबिनिमिया भी कहते हैं। दूसरी IgA डेफिशिएंसी है। ओके, यानी जो इस केस में जो एक्स लिंक्ड हाइपोगैमा ग्लोबिनिमिया, इस केस में रिकरेंट पायोजेनिक इन्फेक्शन कॉमन होते हैं, लाइक ओटाइटिस मीडिया, साइनोसाइटिस नमूनिया, और ये होते हैं स्ट्रेप्टोकोकस नमूनियाई और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा से। अब ये ऐसे इन्फेंट जो 6 महीने का या 8 महीने का हो चुका है उसमें आते हैं, क्योंकि उस लेवल तक या उस ड्यूरेशन तक जो मैटरनल एंटीबॉडी का लेवल कम हो जाता है, तो प्रोटेक्टिव इफेक्ट मैटरनल एंटीबॉडी का खत्म हो जाता है। दैट इज़ वाई 6 या 8 महीने के बाद ही आपको इन्फेक्शन देखने को मिलती है। अब वो पूछ रही है कि प्राइमरी रिस्पॉन्स में कौन आती है और सेकेंडरी में कौन आती है, तो प्राइमरी में IgM और सेकेंडरी के अंदर IgG आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, IgM का स्ट्रक्चर बना के दिखाओ। तो इसका स्ट्रक्चर देख लेना, इनोमिनेट 4 ऑटोइम्यून डिसऑर्डर और 2 सेकेंडरी मीडिएटर ऑफ एनाफाइलैक्सिस है। तो मीडिएटर्स कौन कौन से होते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन है, ठीक है। सेकेंडरी बात कर रहे हैं, यानी जो बने बनाए नहीं होते, जो सिंथेसाइज होते हैं, तो उसके अंदर प्रोस्टाग्लैंडिन ल्यूकोट्राइन आ जाएगा। जबकि 4 ऑटोइम्यून डिसऑर्डर में, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर जो मल्टीपल ऑर्गन को अफेक्ट करते हैं, उसमें SLE है, रियोमेटाइड आर्थराइटिस होता है, वेस्कुलाइटिस हो सकता है, गुड पास्चर सिंड्रोम होता है, और रिएक्टिव आर्थराइटिस है, ठीक है। जबकि सिंगल ऑर्गन को इन्वॉल्व करने वाला सोरियोसिस है, IgA नेफ्रोपैथी है, सीलिएक डिजीज है, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज है, ओके, डायबिटीज मेलाइटिस होती है, गिलन बारी सिंड्रोम होता है, थायरोडाइटिस होता है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस होता है। तो ये बहुत सारे एग्जांपल आपको मैंने बता चुका हूँ। इसके बाद टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी का सिनेरियो दिया हुआ है, जो मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ओके, ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट है, तृतीय मरतबा आ चुका है, वन सेकेंड दोबारा से टाइप आ गया। इनेट और अडाप्टिव इम्यूनिटी में फ़र्क बताओ। तो जो इनेट इम्यूनिटी होती है नॉन स्पेसिफिक होती है, जनरल होती है, एक्वायर्ड में स्पेसिफिसिटी आ जाती है। इसका रैपिड होता है, इसका स्लो एक्शन होता है, इसमें मेमोरी नहीं होती, इसमें मेमोरी होती है। इसके कंपोनेंट के अंदर जो सेल मीडिएटेड होती है उसमें आ जाती है नेचुरल किलर सेल और मैक्रोफेजेस, जबकि उसमें T सेल आ जाते हैं। ओके, और इनेट के अंदर जो होती है
ह्यूमोरल रिस्पॉन्स, ह्यूमोरल के अंदर कॉम्प्लीमेंट आती है जबकि इसके अंदर एंटीबॉडीज आना शुरू हो जाती है। ओके, तो यहाँ तक हमने कवर कर लिया है। बाकी जो कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं, 4 से 5 क्वेश्चंस रह गए हैं, तो उनको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।